हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुड हब वन चैनल। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2। एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है और विजय किरागांदुर ने अपने होम्बले फिल्म्स बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। ये केजीएफ चैप्टर 1 2018 की सीधी अगली कड़ी के साथ साथ केजीएफ फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त के रूप में भी। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अच्युत कुमार राव, रमेश वशिष्ठ एन सिम्हा, अयप्पा पी शर्मा, अर्चना गोइस, सरन शक्ति, ईश्वरी राव, जॉन कोपकिन, टीएस नागभरन और मालविका अविनाश जैसे कलाकार शामिल हैं। 100 करोड़ रुपए के बजट में निर्मित केजीएफ चैप्टर 2 अब तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। नील ने अपने पूर्ववर्ती के तकनीशियनों को बरकरार रखा, भुवन गौड़ा ने छायांकन संभाला और रवि बसरोर ने फिल्म का स्कोर और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल हुए, जो पूर्व की कन्नड़ फिल्म की शुरुआत थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी दृश्यों के लिए मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में रोक दी गई। फिल्मांकन 5 महीने बाद अगस्त 2020 में फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। केजीएफ चैप्टर 2 को भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया गया था। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें इसके अभिनय, एक्शन दृश्यों, निर्देशन और कहानी की प्रशंसा हुई और इसकी हिंसा और ढह गई सामग्री की आलोचना हुई। आलोचनाओं के बावजूद, ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे महान और सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। इसने भारत में चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग डे दर्ज किया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाए और 2 दिनों में अपने पूर्ववर्ती की लाइफटाइम ग्रॉस को पार कर सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। विश्व स्तर पर 1190 रुपये घटाव 1250 करोड़ की कमाई के साथ केजीएफ चैप्टर 2 दुनिया भर में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारत में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, दुनिया भर में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और भारत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। केजीएफ चैप्टर 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को स्ट्रोक होता है और उनके बेटे विजयेंद्र इंगलागी बाकी कहानी सुनाने का काम संभालते हैं। रॉकी उत्तराधिकारी विराट को मार देता है और कोलार गोल्ड फील्ड्स पर कब्जा कर लेता है। गुरु पांडियन, एंड्रूज, कमल और राजेंद्र देसाई का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर रखता है। लेकिन जब रॉकी अपनी दबंगई दिखाता है और रीना को चिढ़ाता है, तो कमल भड़क जाता है और रॉकी को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे रॉकी को गुस्सा आता है और वह कमल को मौके पर ही गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने का आदेश जारी करता है, जबकि रॉकी द्वारा पकड़ा गया वनराम उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस बीच अधीरा फिर से प्रकट होता है और एक चौकी के सभी गार्डों को मार देता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने के लिए एंड्रूज, रीना को केजीएफ से बाहर लाने के लिए देसाई को मार देता है और जॉन, अधीरा के आदेशानुसार रीना का अपहरण कर लेता है। रीना को बचाने की कोशिश में अधीरा रॉकी को गोली मार देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसके आदमी केजीएफ से होने वाले सभी सोने के निर्यात को रोक देते हैं। बाद में शेट्टी भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रूज के अन्य अधीनस्थों के साथ गठजोड़ करता है और इनायत खलील के नए समर्थन से रॉकी के सहयोगियों का सफाया कर देता है। रॉकी खजाने से अत्यधिक सोना और मुद्रा लेकर रीना के साथ हवेली खाली कर देता है, जबकि केजीएफ के लोगों के बीच अराजकता फैलती है। ठीक हो रहा रॉकी खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है, साथ ही साथ पूरे भारत में खलील के साथियों को मारकर तट पर फिर से कब्जा कर लेता है और खलील को उसके साथ व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और कलाशनिकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपने नए हासिल किए गए हथियारों से सड़क अवरोध पर उसके गुर्गों को मार डाला। केजीएफ से हताश होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डीवाई से समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे वोट के खिलाफ अन्य मंत्रियों को धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी शेट्टी को भी मार देता है, बॉम्बे पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। पांडियन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता। 1981 में रमिका सेन भारतीय आम चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं। सीबीआई अधिकारी कन्नेक्ति राघवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद सेन राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करती हैं। रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए एक युवा इंगलागी को पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। सीबीआई को अपने छापों में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला।
रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से प्राप्त करता है और अकेले ही एक DSHK का उपयोग करके पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। रॉकी KGF से सभी निर्यात रोक देता है, जिससे खलील के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन खनन जारी रहता है। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं, जो एक शराबी है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया है, और अनजान आदमी को शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए पैसे देता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसके लगभग सभी पार्टी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा खलील के बेड़े द्वारा समर्थित एंड्रूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग से KGF में जाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे घातक रूप से गोली मार देता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना एंड्रूज और दया को मार देती है, जबकि रॉकी जॉन को मार देता है और अधीरा को मार देता है। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं, जिसने गरुड़ पर हमले का नाटक किया था जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था, और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले से सूचित किया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया था। रॉकी द्वारा KGF पर नियंत्रण करने के बाद उसे बुलाया था, एंड्रूज को रॉकी को काम पर रखने के लिए उकसाया था, दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का मंचन किया था और शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया था। सेन रॉकी के खिलाफ मौत का वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी KGF को खाली कर देता है और अपने सोने के भंडार के साथ एक जहाज पर चला जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी KGF श्रमिकों के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह भारतीय, अमेरिकी और इंडोनेशियाई नौसेना को अपने ठिकाने का संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन KGF और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने का आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया हुआ है। रॉकी के जीवन से उत्साहित एक युवा इंग्लगी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मौत से 3 महीने पहले के मध्य क्रेडिट दृश्य में CIA एजेंट जॉन बुकर 1978 और 1981 के बीच अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों की एक फाइल रमिका सेन को सौंपता है। वर्तमान में 24 न्यूज चैनल के चपरासी को KGF चैप्टर 3 का अंतिम ड्राफ्ट मिलता है, जिसका अर्थ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रशांत नील ने उग्रम 2014 की रिलीज के बाद फिल्म की पटकथा पर काम किया और फिल्म का विकास 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने फिल्म को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया, क्योंकि इस कहानी का वर्णन एक गैर रेखीय प्रारूप में है और यह निर्णय व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया गया था। अक्टूबर 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, परियोजना का पैमाना बहुत बड़ा है और हमारे पास दोनों भागों के लिए एक शुरुआत, एक अंतराल और एक अंत की गुंजाइश थी, इसलिए हमारे लिए इसे 2 भागों में रिलीज करना समझ में आया। इसे बहुभाषी बनाने के निर्णय के बारे में उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिल्म एक अनूठे विचार पर आधारित है और इसका विषय सार्वभौमिक है। दिसंबर 2020 में प्रशांत नील ने कहा कि KGF फ्रेंचाइजी में तीसरी किस्त की कोई योजना नहीं थी। प्रशांत नील ने संगीतकार रवि बसरोर और छायाकार भुवन गौड़ा को फिल्म के दूसरे भाग के लिए तकनीकी दल के हिस्से के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जबकि यश, श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एन सिम्हा, अच्युत कुमार, मालविका अविनाश, TS नागभूरन और पहले भाग के अन्य बचे हुए अभिनेताओं ने अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। संजय दत्त को फरवरी 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। मीडिया अफवाहें कि रवीना टंडन फिल्म में दिखाई देंगी, फरवरी 2019 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक समाचार रिपोर्ट ने पुष्टि की कि टंडन फिल्म में एक प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगी। पूर्ववर्ती की रिलीज के बाद श्रीनिधि एक ब्रेकआउट स्टार बनने के बावजूद उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए 7 फिल्मों को अस्वीकार कर दिया। निर्माताओं ने अप्रैल 2019 में एक ऑडिशन की मेजबानी की, जो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा बनना चाहते हैं। 29 जुलाई 2019 को संजय दत्त को मुख्य प्रतिपक्षी अधीरा की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया, जो उनकी कन्नड़ शुरुआत थी। उन्होंने अपने चरित्र की तुलना थानोस से की और खुलासा किया कि उनकी भूमिका को डरावने मेकअप के साथ एक खतरनाक चरित्र के रूप में दिखाया गया था और कहा कि यह एक ऐसी भूमिका थी जिसकी उन्हें तलाश थी। रवीना टंडन को प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी और उन्होंने कहा कि ये चित्रित करने के लिए एक कठिन चरित्र था। तेलुगु अभिनेता राव रमेश को मई 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया और तमिल अभिनेता सरन शक्ति को अगस्त 2019 में लिया गया। 26 अगस्त 2020 को जब फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ, तो प्रकाश राज को भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए दिखाया गया।
दिसंबर 2018 में पहले भाग की रिलीज से पहले निर्माताओं ने दूसरे भाग का 20% शूट किया और चालक दल जनवरी 2019 तक डबल शिफ्ट में चला गया। 4 जनवरी को ये घोषणा की गई कि उन्होंने फिल्म की 15% शूटिंग पूरी कर ली है और 2019 की गर्मियों में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। केजीएफ अध्याय 2 के लिए फिल्मांकन 13 मार्च 2019 को हैदराबाद में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुआ। मई 2019 में बेंगलुरु के पास फिल्मांकन के शुरुआती दौर के बाद यश ने घोषणा की कि वह जून 2019 में ही सेट पर शामिल होंगे। फिल्म की शूटिंग 4 जून को मैसूर के ललिता महल पैलेस में शुरू हुई, हालांकि यश 6 जून को सेट पर शामिल हुए। बाद में अगस्त 2019 में कोलार गोल्ड फील्ड्स में साइनाइड हिल्स में शूटिंग शुरू हुई। 28 अगस्त 2019 को केजीएफ की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के अध्यक्ष एन श्रीनिवास ने निर्माताओं के खिलाफ याचिका दायर की और आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग साइनाइड टीले के संरक्षित क्षेत्र में की जा रही है और यह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। जेएमएफसी अदालत ने निर्माता केरा गांदूर को निषेधाज्ञा नोटिस जारी किया है, साथ ही शूटिंग को रोकने का आदेश भी दिया है। 4 सितंबर को निर्माताओं ने दावा किया कि निर्माताओं द्वारा शूटिंग शेड्यूल को लपेटने की योजना बनाने से एक दिन पहले स्थगन आदेश जारी किया गया था। उसी दिन निर्माताओं ने हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी। 25 सितंबर 2019 को संजय दत्त हैदराबाद में फिल्म के सेट पर शामिल हुए। 27 सितंबर को कोर्ट का स्थगन आदेश जीतने के बाद निर्माता साइनाइड हिल्स में फिल्म की शूटिंग के लिए लौट आए। 27 जनवरी 2020 तक निर्माताओं ने 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। मैसूर में शेड्यूल फिल्माए जाने के साथ शूटिंग का आखिरी चरण हैदराबाद और फिर बेंगलुरु और कोलार में होने की उम्मीद थी। 3 फरवरी 2020 को मैसूर के इन्फोसिस कैंपस में यश की शूटिंग के पीछे का वीडियो वायरल हुआ। 10 फरवरी को तेलुगु अभिनेता राव रमेश फिल्म के सेट पर शामिल हुए। रवीना टंडन 12 फरवरी को मैसूर में फिल्म के सेट पर शामिल हुई। मैसूर में आयोजित फिल्म का दूसरा शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 21 फरवरी को हैदराबाद चले गए। रवीना ने 28 फरवरी को अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली। निर्माताओं ने मार्च 2020 में प्रमुख हिस्से पूरे कर लिए थे। पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण फिल्मांकन रुक गया। प्रशांत नील ने दावा किया कि संजय दत्त ने फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है और उनके किरदार के लिए डबिंग का काम बाकी है। संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चला था और वे 12 अगस्त 2020 को तत्काल इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। फिल्म 5 महीने बाद 26 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में फिर से शुरू हुई। इस शेड्यूल पर मालविका, अविनाश और प्रकाश राज सेट पर शामिल हुए। 7 अक्टूबर 2020 को यश और श्रीनिधि शेट्टी ने मैंगलोर में शूटिंग फिर से शुरू की। टीम ने शूटिंग के अंतिम चरण में प्रवेश किया। संजय दत्त ने पुष्टि की कि वह नवंबर में फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे, हालांकि उन्होंने दिसंबर में ही शूटिंग फिर से शुरू की। क्लाइमैक्स एक्शन सीन दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फिल्माए गए, जिसे एक्शन डायरेक्टर एंड्रीव ने कोरियोग्राफ किया था। 20 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन पूरा हो गया है। केजीएफ चैप्टर 2 का निर्माण 125 करोड़ रुपए के बजट पर किया गया था और यह सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। फिल्म का संगीत रवि बसरोर ने तैयार किया है। दक्षिण भाषाओं के लिए संगीत अधिकार लहरी संगीत और टी सीरीज के स्वामित्व में हैं। हिंदी संस्करण के संगीत अधिकार एमआरटी म्यूजिक ने खरीदे हैं। फिल्म के संगीत 17 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु में बसरोर के नव पुनर्निर्मित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शुरू हुए। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 के मध्य में संगीत उत्पादन बाधित हो गया था, जिसे मई के दौरान फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के संगीत और स्कोर पर काम पूरा होने के बाद बसरोर ने बाद में 2021 के मध्य में स्कोर और गानों को संपादित किया। नाइक ब्रदर्स लक्ष्मण और संदेश दत्ता ने 2 गाने, तूफान और सुल्तान, रिकॉर्ड किए, जिनका इस्तेमाल फिल्म के हिंदी डब संस्करण में किया गया। उन्होंने कहा, हम वहां गए और उन्होंने हमारी आवाज में तेलुगु और कन्नड़ में 4 गाने डब किए। बाद में कोविड-19 लॉकडाउन हुआ। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने हिंदी डब संस्करण के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए, जिनका शीर्षक तूफान और सुल्तान था और फिल्म के लिए फाइनल किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज ने 7 करोड़ रुपए में खरीदे थे। 21 मार्च 2022 को एल्बम से पहला एकल, तूफान, जारी किया गया था। गीत में रॉकी यश के उत्थान को कोलार की सोने की खदानों में गुलाम लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती के कथानक में दर्शाया गया है। 6 अप्रैल 2022 को गगनानी शीर्षक से दूसरा एकल रिलीज किया गया। 13 अप्रैल 2022 को सुल्ताना शीर्षक से तीसरा एकल रिलीज किया गया। 14 अप्रैल 2022 को महबूबा शीर्षक से चौथा एकल रिलीज किया गया।
16 अप्रैल 2022 को निर्माताओं ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया, जिसमें 4 गाने थे। 24 अप्रैल 2022 को द मॉन्स्टर सॉन्ग शीर्षक से 5वां एकल भी रिलीज किया गया। प्रचार गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में पुराने समाचार पत्रों के आधार पर केजीएफ टाइम्स नामक एक काल्पनिक समाचार पत्र तैयार किया गया था। 4 से 10 जनवरी 2021 तक निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फिल्म के नए संस्करणों का अनावरण किया। टीजर को पहले 8 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाना था, जो कि यश के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से टीजर के कुछ कट लीक होने के बाद निर्माताओं ने आधिकारिक लॉन्च से पहले 7 जनवरी को टीजर का अनावरण किया। टीजर को 5 भाषाओं में जारी करने के बजाय निर्माताओं ने इसे अंग्रेजी संवादों वाले एकल टीजर के रूप में जारी किया। ये सबसे ज्यादा देखा और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीजर बन गया। फरवरी 2024 तक 274 मिलियन बार देखा गया और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को पसंद किया गया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 27 मार्च 2022 को जारी किया गया और यह 5 भाषाओं में 109 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया था। उत्तरी अमेरिका के प्रोमो का प्रचार लास वेगास के हार्मोन कॉर्नर पर किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 पहली ऐसी फिल्म थी जिसका प्रीमियर स्पोर्ट्स लीग के साथ हुआ था। फिल्म का विज्ञापन आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और फुटबॉल लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड और ला लीगा द्वारा किया गया था। केजीएफ अध्याय 2 मूल रूप से दशहरा उत्सव के साथ 23 अक्टूबर 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। जनवरी 2021 में फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की कि यह 16 जुलाई 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। हालांकि इसे फिर से उसी कारण से स्थगित कर दिया गया था। कर्नाटक राज्य तंबाकू निरोधक प्रकोष्ठ ने 11 जनवरी 2021 को अभिनेता यश, निर्माता विजय किरागंदूर और फिल्म निर्माता प्रशांत नील को नोटिस भेजा क्योंकि निर्माता धूम्रपान विरोधी चेतावनी संदेश प्रदर्शित करने में विफल रहे, खासकर उन दृश्यों में जिनमें यश धूम्रपान करते हैं। कानून के अनुसार प्रशंसकों को इसका अनुकरण करने से रोकने के लिए धूम्रपान विरोधी चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। 22 अगस्त 2021 को नई रिलीज की तारीख 14 अप्रैल 2022 घोषित की गई। अंततः इसे 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ और तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में रिलीज किया गया। ये ग्रीस में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। ये दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। यह पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली व्यावसायिक कन्नड़ फिल्म भी थी। 14 जुलाई 2023 को केजीएफ 1 और 2 दोनों जापान में रिलीज हुए, यहां तक कि जापानी डब में भी। बताया गया है कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होगी। भारत में फिल्म 6,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई। होमप्ले फिल्म्स ने कर्नाटक में फिल्म का वितरण किया। केरल के वितरण अधिकार पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज प्रोडक्शंस के बैनर तले खरीदे। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने तमिलनाडु के वितरण अधिकार हासिल किए, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वितरण अधिकार वही चालना चित्रम ने हासिल किए। अनिल थडानी, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने क्रमशः ए फिल्म्स और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म के हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार हासिल किए। जी नेटवर्क ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम संस्करणों के उपग्रह अधिकार हासिल किए। सोनी मैक्स ने हिंदी संस्करण के उपग्रह अधिकार हासिल किए। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार सभी 5 भाषाओं के लिए अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे गए हैं। 16 मई 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो ने घोषणा की कि फिल्म भारत में प्राइम और गैर प्राइम दोनों ग्राहकों के लिए 199 रुपये पर सभी 5 भाषाओं में शुरुआती पहुंच के लिए उपलब्ध थी। फिल्म आधिकारिक तौर पर 3 जून 2022 को अपनी मूल कन्नड़ भाषा और हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में अमेजन प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो गई। फिल्म का मूल कन्नड़ भाषा संस्करण 20 अगस्त 2022 को जी कन्नड़ पर टेलीविजन पर प्रीमियर किया गया था। तेलुगु भाषा संस्करण का प्रीमियर 21 अगस्त 2022 को जी तेलुगु पर किया गया था। तमिल भाषा संस्करण का प्रीमियर 31 अगस्त 2022 को जी तमिल पर किया गया था। हिंदी भाषा संस्करण का प्रीमियर 18 सितंबर 2022 को सोनी मैक्स पर किया गया था। बंगाली डब का प्रीमियर जलसा मूवीज पर किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 ने अपनी रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 164 करोड़ रुपए एकत्र किए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 2 दिनों में कुल 286 करोड़ रुपए के लिए दुनिया भर में 122 करोड़ रुपए एकत्र किए, जिसने केजीएफ चैप्टर 1 के 250 करोड़ रुपए के जीवनकाल के सकल को पीछे छोड़ दिया और सभी समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के रूप में अपनी जगह बना ली। अपने तीसरे दिन फिल्म ने अनुमानित रूप से 3 दिनों में कुल 390 करोड़ रुपए के लिए दुनिया भर में 104 करोड़ रुपए एकत्र किए। अपनी रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 552.85 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया।
अपनी रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 625 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। छठे दिन का कलेक्शन 675 करोड़ रुपए रहा। फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 719 करोड़ रुपए था। फिल्म ने 14 दिनों में 1006 करोड़ रुपए की कमाई की और वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई। फर्स्ट पोस्ट ने बताया कि फिल्म ने 1100 करोड़ की कमाई की। पिंकविला ने 10वें सप्ताह के अंत में संग्रह 1198 करोड़ रुपए होने की सूचना दी। जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और डीएनए इंडिया ने बताया कि दुनिया भर में संग्रह लगभग 1200 करोड़ रुपए से 1216 करोड़ रुपए तक है। हिंदुस्तान टाइम्स ने संग्रह को 1207 करोड़ रुपए बताया। न्यूज़ 18 और टीवी 9 मराठी ने संग्रह को 1240 करोड़ रुपए बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, विजया कर्नाटक, टीवी 9 कन्नड़ और एशियानेट न्यूज़ ने बताया कि फिल्म ने 1250 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडिया टुडे ने संग्रह को 1300 करोड़ रुपए बताया। यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। रिलीज के पहले दिन केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ रुपए एकत्र किए, जो आरआरआर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग डे था। हिंदी संस्करण ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये हिंदी में किसी फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन बन गया, जो दक्षिण भारत को छोड़कर किसी भी भारतीय फिल्म द्वारा पहले दिन एकत्र किए गए कलेक्शन से अधिक है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब 1 चैनल। आज हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने लिखा और निर्देशित किया है और विजय किरागांदुर ने अपने होम्बले फिल्म्स बैनर के तहत इसका निर्माण किया है। ये केजीएफ चैप्टर 1 2018 की सीधी अगली कड़ी के साथ साथ केजीएफ फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त के रूप में भी। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, राव रमेश, वशिष्ठ एन सिम्हा, अयप्पा पी शर्मा, अर्चना गोइस, सरन शक्ति, ईश्वरी राव, जॉन कोपकिन, टीएस नागभरन और मालविका अविनाश जैसे कलाकार शामिल हैं। 100 करोड़ रुपए के बजट में निर्मित केजीएफ चैप्टर 2 अब तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। नील ने अपने पूर्ववर्ती के तकनीशियनों को बरकरार रखा, भुवन गौड़ा ने छायांकन संभाला और रवि बसरोर ने फिल्म का स्कोर और गाने तैयार किए। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल हुए, जो पूर्व की कन्नड़ फिल्म की शुरुआत थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को चैप्टर 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी दृश्यों के लिए मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2019 में शुरू हुई, लेकिन भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 में रोक दी गई। फिल्मांकन 5 महीने बाद अगस्त 2020 में फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। केजीएफ चैप्टर 2 को भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ में, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषाओं में डब संस्करणों के साथ रिलीज किया गया था। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें इसके अभिनय, एक्शन दृश्यों, निर्देशन और कहानी की प्रशंसा हुई और इसकी हिंसा और ढह गई सामग्री की आलोचना हुई। आलोचनाओं के बावजूद, ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे महान और सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है। इसने भारत में चौथा सबसे बड़ा ओपनिंग डे दर्ज किया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाए और 2 दिनों में अपने पूर्ववर्ती की लाइफटाइम ग्रॉस को पार कर सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। विश्व स्तर पर 1190 रुपए घटाव 1250 करोड़ की कमाई के साथ केजीएफ चैप्टर 2 दुनिया भर में 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारत में 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, दुनिया भर में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और भारत में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। केजीएफ चैप्टर 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को स्ट्रोक होता है और उनके बेटे विजयेंद्र इंगलागी बाकी कहानी सुनाने का काम संभालते हैं। रॉकी उत्तराधिकारी विराट को मार देता है और कोलार गोल्ड फील्ड्स पर कब्जा कर लेता है। गुरु पांडियन, एंड्रूज, कमल और राजेंद्र देसाई का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर रखता है। लेकिन जब रॉकी अपनी दबंगई दिखाता है और रीना को चिढ़ाता है, तो कमल भड़क जाता है और रॉकी को जान से मारने की धमकी देता है, जिससे रॉकी को गुस्सा आता है और वह कमल को मौके पर ही गोली मार देता है। इसके बाद रॉकी 8 छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने का आदेश जारी करता है, जबकि रॉकी द्वारा पकड़ा गया वनराम उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस बीच अधीरा फिर से प्रकट होता है और एक चौकी के सभी गार्डों को मार देता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने के लिए एंड्रूज, रीना को केजीएफ से बाहर लाने के लिए देसाई को मार देता है और जॉन, अधीरा के आदेशानुसार रीना का अपहरण कर लेता है।
रीना को बचाने की कोशिश में अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसकी जान बख्श देता है, जबकि उसके आदमी केजीएफ से होने वाले सभी सोने के निर्यात को रोक देते हैं। बाद में शेट्टी भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रूज के अन्य अधीनस्थों के साथ गठजोड़ करता है और इनायत खलील के नए समर्थन से रॉकी के सहयोगियों का सफाया कर देता है। रॉकी खजाने से अत्यधिक सोना और मुद्रा लेकर रीना के साथ हवेली खाली कर देता है, जबकि केजीएफ के लोगों के बीच अराजकता फैलती है। ठीक हो रहा रॉकी खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है, साथ ही साथ पूरे भारत में खलील के साथियों को मारकर तट पर फिर से कब्जा कर लेता है और खलील को उसके साथ व्यापार में शामिल होने के लिए मजबूर करता है और कलाशनिकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपने नए हासिल किए गए हथियारों से सड़क अवरोध पर उसके गुर्गों को मार डाला। केजीएफ से हताश होकर कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रमिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डीवाई से समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे वोट के खिलाफ अन्य मंत्रियों को धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी शेट्टी को भी मार देता है, बॉम्बे पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। पांडियन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता। 1981 में रमिका सेन भारतीय आम चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं। सीबीआई अधिकारी कन्नेक्ति राघवन द्वारा केजीएफ की स्थिति के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद सेन राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करती हैं। रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए एक युवा इंग्लगी को पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। सीबीआई को अपने छापों में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से प्राप्त करता है और अकेले ही एक डीएसएचके का उपयोग करके पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात रोक देता है, जिससे खलील के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन खनन जारी रहता है। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं, जो एक शराबी है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया है और अनजान आदमी को शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए पैसे देता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसके लगभग सभी पार्टी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा खलील के बेड़े द्वारा समर्थित एंड्रूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग से केजीएफ में जाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसे घातक रूप से गोली मार देता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना एंड्रूज और दया को मार देती है, जबकि रॉकी जॉन को मार देता है और अधीरा को मार देता है। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार देते हैं, जिसने गरुड़ पर हमले का नाटक किया था जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले से सूचित किया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया था। रॉकी द्वारा केजीएफ पर नियंत्रण करने के बाद उसे बुलाया था, एंड्रूज को रॉकी को काम पर रखने के लिए उकसाया था, दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का मंचन किया था और शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया था। सेन रॉकी के खिलाफ मौत का वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है और अपने सोने के भंडार के साथ एक जहाज पर चला जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी केजीएफ श्रमिकों के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह भारतीय, अमेरिकी और इंडोनेशियाई नौसेना को अपने ठिकाने का संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने का आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया हुआ है। रॉकी के जीवन से उत्साहित एक युवा इंग्लगी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मौत से 3 महीने पहले के मध्य क्रेडिट दृश्य में सीआईए एजेंट जॉन बुकर 1978 और 1981 के बीच अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों की एक फाइल रमिका सेन को सौंपता है। वर्तमान में 24 न्यूज चैनल के चपरासी को केजीएफ चैप्टर 3 का अंतिम ड्राफ्ट मिलता है, जिसका अर्थ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रशांत नील ने उग्रम 2014 की रिलीज के बाद फिल्म की पटकथा पर काम किया और फिल्म का विकास 2015 की शुरुआत में शुरू हुआ। हालांकि उन्होंने फिल्म को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया, क्योंकि इस कहानी का वर्णन एक गैर रेखीय प्रारूप में है और यह निर्णय व्यावसायिक संभावनाओं को ध्यान में रखकर भी किया गया था। अक्टूबर 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, परियोजना का पैमाना बहुत बड़ा है और हमारे पास दोनों भागों के लिए एक शुरुआत, एक अंतराल और एक अंत की गुंजाइश थी, इसलिए हमारे लिए इसे 2 भागों में रिलीज करना समझ में आया। इसे बहुभाषी बनाने के निर्णय के बारे में उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिल्म एक अनूठे विचार पर आधारित है और इसका विषय सार्वभौमिक है। दिसंबर 2020 में प्रशांत नील ने कहा कि केजीएफ फ्रेंचाइजी में तीसरी किस्त की कोई योजना नहीं थी।
प्रशांत नील ने संगीतकार रवि बसरोर और छायाकार भुवन गौड़ा को फिल्म के दूसरे भाग के लिए तकनीकी दल के हिस्से के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जबकि यश, श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एन सिम्हा, अच्युत कुमार, मालविका अविनाश, टीएस नागभूरन और पहले भाग के अन्य बचे हुए अभिनेताओं ने अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। संजय दत्त को फरवरी 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चुना गया था। मीडिया अफवाहें कि रवीना टंडन फिल्म में दिखाई देंगी, फरवरी 2019 की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक समाचार रिपोर्ट ने पुष्टि की कि टंडन फिल्म में एक प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगी। पूर्ववर्ती की रिलीज के बाद श्रीनिधि एक ब्रेकआउट स्टार बनने के बावजूद उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए 7 फिल्मों को अस्वीकार कर दिया। निर्माताओं ने अप्रैल 2019 में एक ऑडिशन की मेजबानी की, जो महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए फिल्म के कलाकारों का हिस्सा बनना चाहते हैं। 29 जुलाई 2019 को संजय दत्त को मुख्य प्रतिपक्षी अधीरा की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया, जो उनकी कन्नड़ शुरुआत थी। उन्होंने अपने चरित्र की तुलना थानोस से की और खुलासा किया कि उनकी भूमिका को डरावने मेकअप के साथ एक खतरनाक चरित्र के रूप में दिखाया गया था और कहा कि यह एक ऐसी भूमिका थी जिसकी उन्हें तलाश थी। रवीना टंडन को प्रधानमंत्री रमिका सेन की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी और उन्होंने कहा कि ये चित्रित करने के लिए एक कठिन चरित्र था। तेलुगु अभिनेता राव रमेश को मई 2019 में एक महत्वपूर्ण भूमिका में लिया गया और तमिल अभिनेता सरन शक्ति को अगस्त 2019 में लिया गया। 26 अगस्त 2020 को जब फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ तो प्रकाश राज को भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए दिखाया गया। दिसंबर 2018 में पहले भाग की रिलीज से पहले निर्माताओं ने दूसरे भाग का 20% शूट किया और चालक दल जनवरी 2019 तक डबल शिफ्ट में चला गया। 4 जनवरी को ये घोषणा की गई कि उन्होंने फिल्म की 15% शूटिंग पूरी कर ली है और 2019 की गर्मियों में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। केजीएफ अध्याय 2 के लिए फिल्मांकन 13 मार्च 2019 को हैदराबाद में एक औपचारिक पूजा समारोह के साथ शुरू हुआ। मई 2019 में बेंगलुरु के पास फिल्मांकन के शुरुआती दौर के बाद यश ने घोषणा की कि वह जून 2019 में ही सेट पर शामिल होंगे। फिल्म की शूटिंग 4 जून को मैसूर के ललिता महल पैलेस में शुरू हुई, हालांकि यश 6 जून को सेट पर शामिल हुए। बाद में अगस्त 2019 में कोलार गोल्ड फील्ड्स में साइनाइड हिल्स में शूटिंग शुरू हुई। 28 अगस्त 2019 को केजीएफ की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के अध्यक्ष एन श्रीनिवास ने निर्माताओं के खिलाफ याचिका दायर की और आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग साइनाइड टीले के संरक्षित क्षेत्र में की जा रही है और यह प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। जेएमएफसी अदालत ने निर्माता किरा गांदूर को निषेधाज्ञा नोटिस जारी किया है, साथ ही शूटिंग को रोकने का आदेश भी दिया है। 4 सितंबर को निर्माताओं ने दावा किया कि निर्माताओं द्वारा शूटिंग शेड्यूल को लपेटने की योजना बनाने से एक दिन पहले स्थगन आदेश जारी किया गया था। उसी दिन निर्माताओं ने हैदराबाद में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर दी। 25 सितंबर 2019 को संजय दत्त हैदराबाद में फिल्म के सेट पर शामिल हुए। 27 सितंबर को कोर्ट का स्थगन आदेश जीतने के बाद निर्माता साइनाइड हिल्स में फिल्म की शूटिंग के लिए लौट आए। 27 जनवरी 2020 तक निर्माताओं ने 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। मैसूर में शेड्यूल फिल्माए जाने के साथ शूटिंग का आखिरी चरण हैदराबाद और फिर बेंगलुरु और कोलार में होने की उम्मीद थी। 3 फरवरी 2020 को मैसूर के इन्फोसिस कैंपस में यश की शूटिंग के पीछे का वीडियो वायरल हुआ। 10 फरवरी को तेलुगु अभिनेता राव रमेश फिल्म के सेट पर शामिल हुए। रवीना टंडन 12 फरवरी को मैसूर में फिल्म के सेट पर शामिल हुई। मैसूर में आयोजित फिल्म का दूसरा शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माता 21 फरवरी को हैदराबाद चले गए। रवीना ने 28 फरवरी को अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली। निर्माताओं ने मार्च 2020 में प्रमुख हिस्से पूरे कर लिए थे। पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू हो गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण फिल्मांकन रुक गया। प्रशांत नील ने दावा किया कि संजय दत्त ने फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी कर ली है और उनके किरदार के लिए डबिंग का काम बाकी है। संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चला था और वे 12 अगस्त 2020 को तत्काल इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। फिल्म 5 महीने बाद 26 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में फिर से शुरू हुई। इस शेड्यूल पर मालविका अविनाश और प्रकाश राज सेट पर शामिल हुए। 7 अक्टूबर 2020 को यश और श्रीनिधि शेट्टी ने मैंगलोर में शूटिंग फिर से शुरू की। टीम ने शूटिंग के अंतिम चरण में प्रवेश किया। संजय दत्त ने पुष्टि की कि वह नवंबर में फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे, हालांकि उन्होंने दिसंबर में ही शूटिंग फिर से शुरू की। क्लाइमैक्स एक्शन सीन दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फिल्माए गए, जिसे एक्शन डायरेक्टर एंड्रीव ने कोरियोग्राफ किया था। 20 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का क्लाइमैक्स सीन पूरा हो गया है। केजीएफ चैप्टर 2 का निर्माण 125 करोड़ रुपए के बजट पर किया गया था और यह सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। फिल्म का संगीत रवि बसरोर ने तैयार किया है।
दक्षिण भाषाओं के लिए संगीत अधिकार लहरी संगीत और टी सीरीज के स्वामित्व में हैं। हिंदी संस्करण के संगीत अधिकार एमआरटी म्यूजिक ने खरीदे हैं। फिल्म के संगीत 17 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु में बसरोर के नव पुनर्निर्मित रिकॉर्डिंग स्टूडियो में शुरू हुए। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 के मध्य में संगीत उत्पादन बाधित हो गया था, जिसे मई के दौरान फिर से शुरू किया गया था। फिल्म के संगीत और स्कोर पर काम पूरा होने के बाद बसरोर ने बाद में 2021 के मध्य में स्कोर और गानों को संपादित किया। नाइक ब्रदर्स लक्ष्मण और संदेश दत्ता ने 2 गाने, तूफान और सुल्तान, रिकॉर्ड किए, जिनका इस्तेमाल फिल्म के हिंदी डब संस्करण में किया गया। उन्होंने कहा, हम वहां गए और उन्होंने हमारी आवाज में तेलुगु और कन्नड़ में 4 गाने डब किए। बाद में कोविड-19 लॉकडाउन हुआ। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने हिंदी डब संस्करण के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए, जिनका शीर्षक तूफान और सुल्तान था और फिल्म के लिए फाइनल किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 के ऑडियो अधिकार लहरी म्यूजिक और टी सीरीज ने 7 करोड़ रुपए में खरीदे थे। 21 मार्च 2022 को एल्बम से पहला एकल, तूफान, जारी किया गया था। गीत में रॉकी यश के उत्थान को कोलार की सोने की खदानों में गुलाम लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती के कथानक में दर्शाया गया है। 6 अप्रैल 2022 को गगनानी शीर्षक से दूसरा एकल रिलीज किया गया। 13 अप्रैल 2022 को सुल्ताना शीर्षक से तीसरा एकल रिलीज किया गया। 14 अप्रैल 2022 को महबूबा शीर्षक से चौथा एकल रिलीज किया गया। 16 अप्रैल 2022 को निर्माताओं ने साउंड ट्रैक एल्बम जारी किया, जिसमें 4 गाने थे। 24 अप्रैल 2022 को द मॉन्स्टर सॉन्ग शीर्षक से 5वां एकल भी रिलीज किया गया। प्रचार गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में पुराने समाचार पत्रों के आधार पर केजीएफ टाइम्स नामक एक काल्पनिक समाचार पत्र तैयार किया गया था। 4 से 10 जनवरी 2021 तक निर्माताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फिल्म के नए संस्करणों का अनावरण किया। टीजर को पहले 8 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाना था, जो कि यश के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। हालांकि इंटरनेट के माध्यम से टीजर के कुछ कट लीक होने के बाद निर्माताओं ने आधिकारिक लॉन्च से पहले 7 जनवरी को टीजर का अनावरण किया। टीजर को 5 भाषाओं में जारी करने के बजाय निर्माताओं ने इसे अंग्रेजी संवादों वाले एकल टीजर के रूप में जारी किया। ये सबसे ज्यादा देखा और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टीजर बन गया। फरवरी 2024 तक 274 मिलियन बार देखा गया और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को पसंद किया गया। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 27 मार्च 2022 को जारी किया गया और यह 5 भाषाओं में 109 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया था। उत्तरी अमेरिका के प्रोमो का प्रचार लास वेगास के हार्मोन कॉर्नर पर किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 पहली ऐसी फिल्म थी जिसका प्रीमियर स्पोर्ट्स लीग के साथ हुआ था। फिल्म का विज्ञापन आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और फुटबॉल लीग मैनचेस्टर यूनाइटेड और ला लीगा द्वारा किया गया था। केजीएफ अध्याय 2 मूल रूप से दशहरा उत्सव के साथ 23 अक्टूबर 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को स्थगित कर दिया गया था। जनवरी 2021 में फिल्म निर्माताओं ने घोषणा की कि यह 16 जुलाई 2021 को नाटकीय रूप से रिलीज होगी। हालांकि इसे फिर से उसी कारण से स्थगित कर दिया गया था। कर्नाटक राज्य तंबाकू निरोधक प्रकोष्ठ ने 11 जनवरी 2021 को अभिनेता यश, निर्माता विजय किरागंदूर और फिल्म निर्माता प्रशांत नील को नोटिस भेजा क्योंकि निर्माता धूम्रपान विरोधी चेतावनी संदेश प्रदर्शित करने में विफल रहे, खासकर उन दृश्यों में जिनमें यश धूम्रपान करते हैं। कानून के अनुसार प्रशंसकों को इसका अनुकरण करने से रोकने के लिए धूम्रपान विरोधी चेतावनी प्रदर्शित करनी होगी। 22 अगस्त 2021 को नई रिलीज की तारीख 14 अप्रैल 2022 घोषित की गई। अंततः इसे 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ और तेलुगु, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों में रिलीज किया गया। ये ग्रीस में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बन गई। यह आईमैक्स में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। ये दक्षिण कोरिया में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। यह पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली व्यावसायिक कन्नड़ फिल्म भी थी। 14 जुलाई 2023 को केजीएफ 1 और 2 दोनों जापान में रिलीज हुए, यहां तक कि जापानी डब में भी। बताया गया है कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज होगी। भारत में फिल्म 6,000 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज हुई। होमप्ले फिल्म्स ने कर्नाटक में फिल्म का वितरण किया। केरल के वितरण अधिकार पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज प्रोडक्शंस के बैनर तले खरीदे। ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने तमिलनाडु के वितरण अधिकार हासिल किए, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वितरण अधिकार वही चालना चित्रम ने हासिल किए। अनिल थडानी, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी ने क्रमशः ए फिल्म्स और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म के हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार हासिल किए। जी नेटवर्क ने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम संस्करणों के उपग्रह अधिकार हासिल किए।
सोनी मैक्स ने हिंदी संस्करण के उपग्रह अधिकार हासिल किए। फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार सभी 5 भाषाओं के लिए अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे गए हैं। 16 मई 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो ने घोषणा की कि फिल्म भारत में प्राइम और गैर प्राइम दोनों ग्राहकों के लिए 199 रुपये पर सभी 5 भाषाओं में शुरुआती पहुंच के लिए उपलब्ध थी। फिल्म आधिकारिक तौर पर 3 जून 2022 को अपनी मूल कन्नड़ भाषा और हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में अमेजन प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध हो गई। फिल्म का मूल कन्नड़ भाषा संस्करण 20 अगस्त 2022 को जी कन्नड़ पर टेलीविजन पर प्रीमियर किया गया था। तेलुगु भाषा संस्करण का प्रीमियर 21 अगस्त 2022 को जी तेलुगु पर किया गया था। तमिल भाषा संस्करण का प्रीमियर 31 अगस्त 2022 को जी तमिल पर किया गया था। हिंदी भाषा संस्करण का प्रीमियर 18 सितंबर 2022 को सोनी मैक्स पर किया गया था। बंगाली डब का प्रीमियर जलसा मूवीज पर किया गया था। केजीएफ चैप्टर 2 ने अपनी रिलीज के पहले दिन दुनिया भर में 164 करोड़ रुपए एकत्र किए। अपने दूसरे दिन फिल्म ने 2 दिनों में कुल 286 करोड़ रुपए के लिए दुनिया भर में 122 करोड़ रुपए एकत्र किए, जिसने केजीएफ चैप्टर 1 के 250 करोड़ रुपए के जीवनकाल के सकल को पीछे छोड़ दिया और सभी समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म के रूप में अपनी जगह बना ली। अपने तीसरे दिन फिल्म ने अनुमानित रूप से 3 दिनों में कुल 390 करोड़ रुपए के लिए दुनिया भर में 104 करोड़ रुपए एकत्र किए। अपनी रिलीज के चौथे दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 552.85 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। अपनी रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 625 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। छठे दिन का कलेक्शन 675 करोड़ रुपए रहा। फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 719 करोड़ रुपए था। फिल्म ने 14 दिनों में 1006 करोड़ रुपए की कमाई की और वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली चौथी भारतीय फिल्म बन गई। फर्स्ट पोस्ट ने बताया कि फिल्म ने 1100 करोड़ की कमाई की। पिंकविला ने 10वें सप्ताह के अंत में संग्रह 1198 करोड़ रुपए होने की सूचना दी, जबकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और डीएनए इंडिया ने बताया कि दुनिया भर में संग्रह लगभग 1200 करोड़ रुपए से 1216 करोड़ रुपए तक है। हिंदुस्तान टाइम्स ने संग्रह को 1207 करोड़ रुपए बताया। न्यूज़ 18 और टीवी 9 मराठी ने संग्रह को 1240 करोड़ रुपए बताया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, विजया कर्नाटक, टीवी 9 कन्नड़ और एशियानेट न्यूज़ ने बताया कि फिल्म ने 1250 करोड़ रुपए की कमाई की। इंडिया टुडे ने संग्रह को 1300 करोड़ रुपए बताया। यह अब तक की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। रिलीज के पहले दिन केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ रुपए एकत्र किए, जो आरआरआर के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ओपनिंग डे था। हिंदी संस्करण ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये हिंदी में किसी फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन बन गया, जो दक्षिण भारत को छोड़कर किसी भी भारतीय फिल्म द्वारा पहले दिन एकत्र किए गए कलेक्शन से अधिक है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।